आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन द प्रीवियस वीडियो डिस्कस द सिंपल माइक्रोस्कोप, उसकी मैग्नीफाइंग जो पावर रहती है उसकी हमने डेरिवेशन करी थी। इन दिस वीडियो हम देखो पढ़ने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। इसको हम कब यूज़ करते हैं? जब जितनी मैग्नीफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप हमें प्रोवाइड कर रही है दैट इज़ नॉट एनफ। सही है। ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटा है, उसकी और भी बड़ी हमें इमेज चाहिए, तब हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करना पड़ेगा। इसमें मेजर बात करें पहले अगर ब्रीफली, तो क्या डिफरेंस रहता है सिंपल माइक्रोस्कोप के मुकाबले? कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो दो लेंसेज रहते हैं। एक को बोला जाता है ऑब्जेक्ट लेंस एंड दूसरे को बोला जाता है आई लेंस। सही है, नाम से पता लग रहा है ऑब्जेक्ट लेंस बिकॉज ऑब्जेक्ट के पास है, आई लेंस या आई पीस बिकॉज ये आई के पास रहता है जहां से हम देखने वाले हैं। एंड आमतौर पे जो साइज है उसमें आपको डिफरेंस नजर आएगा। ऑब्जेक्ट लेंस साइज में छोटा होगा, आई लेंस साइज में बड़ा होगा, राइट। एंड पहले एक बार ब्रीफली बात करेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी। ऑब्जेक्ट लेंस पहले क्या करता है, इसकी एक यहाँ पे देखो ए डैश बी डैश एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। बट अब हमने यहाँ पे एक और लेंस लगा रखा है जो इस इमेज की फर्दर मैग्निफिकेशन करता है और भी बड़े साइज की इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश फॉर्म करता है, राइट। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट की एक बार इमेज यहाँ पे बनी जो बनाई है ऑब्जेक्ट लेंस ने, बट अब जो ये इमेज बनी है ये एक तरह से कह लो एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है आई लेंस के लिए, जिसको फर्दर मैग्नीफाई करके यहां पे अल्टीमेटली हम इमेज को फॉर्म कर रहे हैं जो कि बहुत ही बड़े साइज की है अगर मैं ऑब्जेक्ट के मुकाबले कंपेयर करूं तो। सो लेट्स फर्स्टली अंडरस्टैंड अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप बिकॉज ओनली देन वी विल बी एबल टू नो अबाउट इट्स वर्किंग, राइट। सो लेट्स से जो ये वाला लेंस है दैट इज द ऑब्जेक्टिव लेंस। इसमें इसके एक पर्टिकुलर रे डायग्राम को शो कर रखा है जब ऑब्जेक्ट को हमने F1 एंड 2F1 के बीच में कहीं पे प्लेस किया होता है। जब भी यहाँ पे कहीं पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो एज यू कैन सी जो पैरेलल रे है वो इस तरह से फोकस में से पास होके इधर आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाली रे बिल्कुल सीधा निकल रही है। सो बियॉन्ड 2F1 हमें एक बहुत बड़े साइज की इमेज दैट मीन्स एनलार्ज इमेज देखने को मिलती है जो कि कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। पहले तो ऑब्जेक्टिव ने कुछ मैग्निफिकेशन खुद से ही देखो कर दी है। ऑब्जेक्ट का साइज छोटा था बट इमेज जो इसने बनाई है रियल एंड इन्वर्टेड बनाई है एंड मैग्नीफाइड बनाई है, राइट, एनलार्ज बनाई है। ये हो गया इस ऑब्जेक्टिव का काम। फर्दर जो दोनों ही लेंसेज हैं किस तरह के होंगे, इनकी फोकल लेंथ कैसी होगी। अपर्चर तो हमें डायरेक्टली नजर आ रहा है कि इसका अपर्चर आमतौर पे हम छोटा रखते हैं और आई लेंस का अपर्चर बड़ा रखा जाता है, राइट। एंड व्हाट अबाउट द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ बहुत बड़ी बड़ी रखेंगे या छोटी रखेंगे? ऑब्वियसली छोटी रखेंगे, जैसा हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में भी देखा था कि जो कॉन्वेक्स लेंस है अगर उसकी फोकल लेंथ कम होती है तो वो और ज़्यादा मैग्नीफाई कर पाता है, ठीक है। तो बड़ी फोकल लेंथ वाला लेंस हमारे यहाँ पे बहुत काम का नहीं होगा, कुछ सेंटीमीटर्स में ही होती है इन दोनों लेंसेज की जो फोकल लेंथ है। दैट इज ऑल्सो मैंशनड इन दिस पैराग्राफ कि इसमें दो लेंसेज हैं, ऑब्जेक्टिव है और आई पीस है, सही है। जो ऑब्जेक्टिव वाला लेंस है दैट हैज़ अ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ, आमतौर पे 1 सेंटीमीटर से भी छोटी फोकल लेंथ होती है किस चीज़ की, इस ऑब्जेक्टिव लेंस की। एंड जो आई लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ है ये भी कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स के आसपास की होती है। दैट मीन वेरी वेरी स्मॉल फोकल लेंथ है इन दोनों ही लेंसेज की, इतना तो श्योर है। नाउ लेट्स डिस्कस दिस डायग्राम एज वेल बिकॉज दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ हमने रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस। अब जैसा हमने देखा इसकी फोकल लेंथ तो बहुत छोटी होती है, 1 सेंटीमीटर के आसपास की, है ना। दोनों को अगर कंपेयर करूँगा तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा छोटी है, तो इसका फोकस आप देख रहे हो बहुत छोटा सा, इसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी दिखा रखी है। ऑब्वियसली दोनों तरफ फोकल लेंथ रहेगी बिकॉज लेंसेज ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर की अगर राइट साइड पे फोकस है तो आप देख रहे हो इसका फोकस लेफ्ट साइड पे भी है, एंड सेम इसके केस में भी होगा। आई जो लेंस है इस पर्टिकुलर डायग्राम में हालांकि हमने उसका एक ही फोकस दिखा रखा है इस साइड वाला, बट ऑब्वियसली उतने ही डिस्टेंस पे राइट साइड के ऊपर भी इसका कोई ना कोई पर्टिकुलर फोकस रहेगा, ठीक। वो चाहे लेंस कॉन्केव हो कॉन्वेक्स हो, दोनों के केस में ये चीज़ तो ट्रू रहती है और ऑब्वियसली इक्वल डिस्टेंस पे रहती है। डायग्राम बनाते वक्त इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। अब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने पहले इसकी अगर मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से जस्ट पहले रखा हुआ है सो दैट हमारे पास एक रियल एंड इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हो। बिकॉज अगर मैं इसको फोकस से आगे ले जाता तो ये वर्चुअल इमेज बना देता, ठीक है ना।
इसीलिए थोड़ा सा हमने इसको पहले रखा है। बड़े साइज की इमेज बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। मोर ओवर अगर इस आई लेंस की बात करेंगे, इसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव से थोड़ी सी बड़ी है। तो आप देख रहे हो दिस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका फोकस दिखा रखा है FE जिसे लिखा है, E स्टैंड्स फॉर द आई लेंस। इसीलिए यहाँ पे O एंड O लिखा था बिकॉज ये ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस है। दैट इज क्लियर। अच्छा, अब आई लेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए अब आप इसको एक तरह से ऑब्जेक्ट मान के चलो, ठीक है ना। जो इमेज बन रही है आई लेंस के लिए एक तरह से ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एंड जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये कहाँ पे प्लेस्ड है, इसके ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में कहीं पे। दैट मीन्स अब ये इसको और मैग्नीफाई तो करेगा, एनलार्ज इमेज तो बनाएगा, बट उसकी एक वर्चुअल इमेज बनाएगा और बहुत हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनाता है। सही है। ये इमेज बन रही है यहाँ पे इस तरह से क्यों बन रही है, बिकॉज देखो दिस इज, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट मानूँ, जो बिल्कुल सीधी रे जा रही है ऑप्टिकल सेंटर में से वो तो अनडिविटेड निकल जाने वाली है। एंड जो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो इधर जहाँ पे कहीं पे पीछे जाके फोकस होगा उसमें से पास करेगी ऐसे। बट दोनों रेस देखो दूर दूर जा रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, इनको बैक ट्रेस करोगे तो इधर आके कहीं पे ये मीट करने वाली हैं। तो इसको ज्वाइन जब आप करोगे तो यहाँ पे देखो बहुत बड़े साइज की एक इमेज आपको बनती हुई नजर आएगी। तो रे डायग्राम को एक बार अच्छे से बना के देख लेना। ऑल्सो इस डायग्राम में जो ये नीचे डिस्टेंसेज लेने हैं, ये कैसे लेने हैं, क्या इनका नाम रखना है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं ना। ये भी ऑब्जेक्ट है, फिर जो इमेज बन रही है आई लेंस के लिए ये भी एक ऑब्जेक्ट है। इमेज की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये भी एक इमेज है और आई लेंस के लिए ये वाली इमेज है। तो देखा जाए दो ऑब्जेक्ट्स, दो इमेजेस, तो चार डिस्टेंसेस तो यही हो जाएंगे। फिर ये D है, दो फोकल लेंस हैं, तो बहुत सारे डिस्टेंसेस हो जाते हैं। बहुत अच्छे से इसको देख के चलना है। दिस इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस भी हमने ऑब्जेक्टिव लेंस से लिया और इसको बोल दिया UO। सिमिलरली जो ये फोकल लेंथ है ये ऑब्जेक्टिव लेंस की है, तो इसको बोल दिया FO। O जहां भी लगाया होगा मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की हम बात कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली इसके लिए जो इमेज फॉर्म हो रही है दैट इज दिस A', B', तो वहां से इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज V0। ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस का काम। आई लेंस की बात करेंगे तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, एक तरह से A', B', तो इसको हमने बोला U, पर किसका, E का, सो UE। देन जो आई लेंस है उसके लिए इमेज कहाँ पे बन रही है, A', B', पे। सही। दैट मीन्स दिस मच डिस्टेंस इज एक्चुअली V फॉर द आई लेंस, बट उसी को हम यहाँ पे D लिख रहे हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज इस ऑब्जेक्ट को इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, सही है, इन दोनों चीज़ों का जो डिस्टेंस है उसे हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जो इमेज है वो एटलीस्ट इस आई लेंस से D डिस्टेंस अवे फॉर्म हो, सो दैट हम उसको क्लियरली देख पाएँ। ठीक है। एज यू नो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें नॉब्स होते हैं, उसे हम एडजस्ट करते हैं उसको। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो ऊपर या नीचे की तरफ उससे मूव होती है। तो उससे बेसिकली हो यही रहा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का डिस्टेंस चेंज हो रहा होता है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, एंड उससे सिर्फ ये डिविजन आएगी कि जो ये इमेज बन रही है अल्टीमेटली ये एग्जैक्टली कहाँ पे बनेगी। ठीक है। तो हम इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि यहाँ पे फॉर्म हो, तो हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये एग्जैक्टली D डिस्टेंस अवे बन रहा है। दिस इज अवर फर्स्ट केस। इसी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं यूजिंग दिस सिमुलेशन। सो दिस इज अवर फर्स्ट लेंस, है ना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। और ये बड़े अपर्चर वाला जो लेंस है दैट इज द आई पीस। इसमें आप गौर करो जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर मैं बहुत पास इसको फोकस के कर रहा हूँ, यहाँ पे इससे पास लाने का ऑप्शन नहीं है, बिकॉज अदरवाइज आप देख रहे हो इमेज पता ही नहीं लगेगी कहाँ पे बन रही है। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको आगे लेके जाता हूँ, डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, फोकस से दूर लेके जा रहा हूँ। देखो अब इमेज डेफिनेटली यहाँ पे बड़े साइज की बन रही है, जो A', B' है, जो वॉलेट कलर से दिखा रखा है। डिस्टेंस को अगर मैं बढ़ा रहा हूँ इस तरह से, इधर भी गौर करो जो ऑब्जेक्ट है ये दूर जा रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से, और जो इमेज भी बन रही है और बड़ी होती जा रही है, पीछे की तरफ भी जा रही है और बड़ी होती जा रही है। राइट नाउ यू कैन सी कि जो साइज है इस इमेज का A', B', दिस इज ह्यूज। और अगर दूर ले जाऊंगा तो बहुत ही दूर बनने वाली है। बट वही है, सिर्फ बड़ा साइज हमें नहीं चाहिए, हमें साथ में क्लियर इमेज भी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी बना दिया और बोला हाँ अब देखो कितने बड़ी साइज की इमेज बन रही है। दैट शुड बी क्लियरली विजिबल टू अस। ठीक है।
तो हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दो पर्टिकुलर केसेस ही लेके चलने वाले हैं। पहला तो ये कि मान के चलेंगे कि जहाँ भी हमने इसको एडजस्ट करके डिस्टेंस को इस तरह से आगे पीछे करके इस इमेज को अल्टीमेटली ऐसे डिस्टेंस पे ऑब्टेन किया जो कि इस लेंस से 25 सेंटीमीटर्स दूर है। दैट इज अवर फर्स्ट केस जो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं। चलो अब हम डेरिवेशन करते हैं इसकी मैग्निफिकेशन पावर की। सो कुछ वैसे ही है जैसा हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में करा था कि जो इसकी मैग्नीफाइंग पावर है दैट इज रेशियो ऑफ बीटा टू अल्फा। बीटा और अल्फा जो हमने लेने हैं एग्जैक्टली वही चीज़ है कि डी डिस्टेंस अवे पर कंसिडर करके ही लेने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे प्लेस्ड है नो डाउट, बट जब एंगल ये मेजर करेंगे हम बीटा और अल्फा तो इसको अगेन वैसे ही कंसिडर करो कि यहाँ से उठा के मान लो एक बार के लिए आप इसको यहाँ ला के रख दो। फिर आप देखो कि एस आई लेंस से है ना इसके बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर में से इसको पास करवा देंगे। फिर देखेंगे जो ये एंगल बन रहा है दैट इज द अल्फा, बिकॉज ये क्या है बेसिकली ऑब्जेक्ट है नीचे वाला जो होता है ना उसका जो एंगुलर साइज है दैट इज अल्फा। सिमिलरली उसी डिस्टेंस पे डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम दिस लेंस हम इमेज जो फॉर्म कर रहे हैं उसका यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है दैट एंगल इज बीटा। सो दिस इज द एंगुलर साइज ऑफ द इमेज, फाइनल इमेज जो अल्टीमेटली ऑब्टेन हो रही है। ए डबल डैश बी डबल डैश की बात कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि जो अल्फा लेना है वो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे रखे ही इस तरह से मिला के सीधा फिर कोई आप एंगल ले लो। ठीक है, फिर कुछ गलत ही आपका रिलेशन यहाँ पे बनने वाला है। डिफाइन ही मैग्नीफाइंग पावर को बिकॉज इस तरह से किया गया है कि हमने ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों को डी डिस्टेंस अवे मान के दोनों को एंगल्स को देखना है, सही है, और तब उनकी रेशियो निकालनी है ऑब्वियसली, बिकॉज अदरवाइज इसकी कोई सेंस नहीं बनेगी अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेके मैं दोनों का एंगल निकालने बैठ जाऊंगा तो, है ना। हमें एग्जैक्ट रेशियो तो तभी पता लगेगी अगर उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं ऑब्जेक्ट को रखूं, उसी पॉइंट पे मैं इमेज देखूं, फिर मैं बोलूं कि हाँ ये एंगल मेरा छोटा था और यहाँ एंगल हमारा बड़ा फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स इमेज बड़े साइज की ऑब्टेन हुई है। तभी हमें इस चीज़ के बारे में आइडिया लगेगा। अदरवाइज हमें क्या पता कि आप तो ऑब्जेक्ट भी बहुत बड़ा हो बट मैं उसको रख ही दूर रहा हूँ इस तरह से सही है ना। इमेज हो सकता है छोटे साइज की बन रही हो बट वो पास बन रही हो इस तरह से, तो मुझे लगे कि हाँ ये नीचे वाला एंगल बड़ा है दैट मीन्स इमेज तो मैग्नीफाई हो गई, तो ऑब्वियसली दैट आई विल कम एट द रॉन्ग कंक्लूजन। ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, सेम डिस्टेंस अवे हमें मानने हैं दोनों ही चीज़ें, ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी। चल अब वही बात, कंसिडरिंग कि सारे जो एंगल्स हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल, सो बीटा को हम tan बीटा लिख सकते हैं, अल्फा को हम tan अल्फा लिख सकते हैं, सही। सो m क्या बन जाएगा tan बीटा, गौर करो tan बीटा। अब बीटा के लिए भी दो ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, कौन सा लें। सो बीटा बिकॉज एक्चुअल में देखा जाए तो इमेज के लिए हम ले रहे हैं, सो फाइनल हमारी इमेज ये बन रही है ना ए डबल डैश बी डैश, तो ये वाला ट्रायंगल लेके देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय द बेस विच इज ए डबल डैश सी डैश डिवाइडेड बाय द tan अल्फा। अल्फा के लिए तो यही वाला ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, सो यहाँ परपेंडिकुलर होगा ए डबल डैश क्यू डिवाइडेड बाय द बेस विच इज सेम ए डबल डैश सी डैश। ठीक है, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डबल डैश सी डैश, इसको रेसिप्रोकल कर दो, ए डबल डैश सी डैश डिवाइडेड बाय ए डबल डैश क्यू, कैंसिल आउट यहाँ पे क्या होगा ए डबल डैश सी डैश ए डबल डैश सी डैश, और बचेगा क्या ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डबल डैश क्यू। अब डायग्राम में गौर करेंगे, जो ए डबल डैश क्यू है दिस इज द ऑब्जेक्ट साइज जिसे मैं सिंपली ए बी भी लिख सकता हूँ, तो क्यों ना मैं इसको ए बी से रिप्लेस कर दूं, सही है। दैट मीन्स जो हमारी मैग्निफिकेशन है वो कितनी निकल के आ रही है अल्टीमेटली ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ए बी। अब ये तो है हमारी टोटल मैग्निफिकेशन
जो कि मिल के ऑब्वियसली दोनों ने ऑब्टेन करी है, ऑब्जेक्ट लेंस ने एंड आईपीस लेंस ने। बट अगर हमें ये जानना हो कि दोनों में से अकेले अकेले की कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है ना, तो हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे इस रिजल्ट में। तो हम यहाँ पे देखो आमतौर पे क्या करते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश था, डिवाइडेड बाय ए बी था, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ कर रहा हूँ डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, जो ये स्पेस मैंने छोड़ी है यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ हम क्या करेंगे, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और ए डैश बी डैश से ही हम डिवाइड कर रहे हैं। एक्चुअल में तो कट जाएंगे, बट हमें इनको काटना नहीं है, बिकॉज इन्हें हमने किसी न किसी पर्पस से इस तरह से इंक्लूड करा है। ठीक है, अब गौर करते हैं ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं ये क्या हैं। m इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश। ए डबल डैश बी डबल डैश जो है दैट इज द फाइनल इमेज, एंड ए डैश बी डैश जो है दैट इज दिस इंटरमीडिएट इमेज, है ना। तो इसके मुकाबले ये कितना बड़ा बना, ये बता रहा है ये वाला ब्रैकेट, है ना। ए डैश बी डैश के कंपैरिजन में ए डबल डैश बी डैश कितना बड़ा है। तो ये तो आई लेंस का काम है ना, कि इस चीज को इतना मैग्नीफाई करना। दैट मीन्स ये लेफ्ट ब्रैकेट है, ये इस चीज की मैग्निफिकेशन है, आई लेंस की। तो मैं इसे लिखूंगा मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस मल्टीप्लाइड बाय सिमिलरली जो ये वाला रिजल्ट है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की इमेज जो है इस ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितनी बड़ी है। ये वाला काम इस ऑब्जेक्ट लेंस का है। ठीक है, तो ये रेशियो जो है दिस इज नथिंग बट द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस। तो इस रिजल्ट को हम कुछ इस तरह से लिख के चलने वाले हैं। तो कहने का मतलब जो टोटल मैग्निफिकेशन है वो आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव की जो मैग्निफिकेशन है उसका क्या है, प्रोडक्ट है। तो समझने के लिए मान के चलो, अगर जो आई पीस है और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इमेज को 2 टाइम्स बड़ा कर रहा है, आई पीस उसको फर्दर 3 टाइम्स बड़ा कर रहा है, तो जो टोटल मैग्निफिकेशन है वो 6 टाइम्स बड़ी आपके पास मिल रही है ना। जो फाइनल इमेज है वो 6 टाइम्स बड़ी होकर नजर आएगी एज कंपेयर टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ये कहने का मतलब है इस रिलेशन का। ऐसे ही मान लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये 3 टाइम्स बड़ा कर रहा है, लेट्स सपोज। ठीक है, जो आई पीस है ये 5 टाइम्स बड़ा कर रहा है, तो मल्टीप्लाई होके फाइनल जो मैग्निफिकेशन है वो हमारी 5 3 ज़ार 15 हो जाएगी। फाइनल इमेज हमारी ऑब्जेक्ट के मुकाबले 15 टाइम्स बड़ी नजर आएगी। ठीक है, तो ये तो बहुत काम का रिजल्ट हमारे पास बन गया। बट जैसा अब हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में करा था कि इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये नहीं हमें पता लगा अभी, है ना। फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो किस तरह से कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या फोकल लेंथ के अलावा कोई और भी फैक्टर है। नेक्स्ट हमारा काम इस चीज़ को पता लगाना है। ठीक है, और दोनों के लिए, आई पीस के लिए अलग से और ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से, फिर दोनों एक्सप्रेशंस को फिर यहाँ पे पुट करके उसको फाइनल मैग्निफिकेशन की फॉर्म में भी शो करने वाले हैं हम। तो चलो इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे अलग से लिखते हैं, फर्स्टली फॉर द ऑब्जेक्टिव एंड देन मैग्निफिकेशन फॉर द आई पीस। अब देखो लेंसेज के केस में हमारे पास मैग्निफिकेशन का एक जनरल फॉर्मूला रहता है जो क्लास 10th में भी हमने पढ़ा है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई यू, वेयर जो v है ये इमेज का डिस्टेंस है लेंस से, और जो u है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है लेंस से, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से बाय द वे ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ v डिवाइडेड बाई u, दोनों के लिए पहले तो जनरल फॉर्म में लिखा है, अब इसको देखो लिखते हैं दोनों के लिए अलग अलग कि क्या बनेगा। पहले ऑब्जेक्टिव के लिए जब मैं बात करूंगा तो v क्या रहेगा, बाय द वे बिकॉज हम यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं, अलग अलग कंडीशंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें साइन कन्वेंशन भी यूज़ करना पड़ेगा, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्टिव के लिए पहले v कहाँ है, ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज बन रही है वो तो ये वाली है, ए डैश बी डैश विच इज बीइंग फॉर्म्ड एट दिस डिस्टेंस वी ओ। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा वी ओ। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा बिकॉज दैट इज फॉर्मिंग एट द राइट साइड ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट से जो रेज जा रही हैं वो भी राइट साइड की तरफ ही जा रही हैं, सो सेम ही डायरेक्शन है, सो इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, है ना। एंड ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से लेफ्ट साइड के ऊपर पड़ा है, दैट मीन्स ये अब यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर होगा। जो डिस्टेंस क्या है
यू नॉट, सो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस यू नॉट या माइनस यू ओ। तो ये तो हो गया मैग्निफिकेशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एंड अगर हम इस लेंस की बात करेंगे, आई लेंस, तो देखा जाए तो ये एक तरह की सिंपल माइक्रोस्कोप का ही काम कर रही है खुद से। अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को ध्यान से देखता हूं तो हमने यहाँ पे ये जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हालांकि ऑब्जेक्ट ही है बट जैसा हमने पहले बोला है कि ये इस लेंस के लिए, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का ही काम कर रही है। सो मैं इसको आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ही रेफर करके चलने वाला हूं। तो इमेजिन करो यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि है ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में कहीं पे। दैट मीन्स ऑब्वियसली वर्चुअल इमेज बना के देगा, लार्ज इमेज बना के देगा। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी हमें ऐसा ही देखने को मिला था, है ना। सो आई लेंस खुद से देखा जाए तो ये अलग से एक सिंपल माइक्रोस्कोप का काम कर रहा है। एंड ऑब्जेक्टिव लेंस ने सिर्फ इतना काम करा कि इस ऑब्जेक्ट के साइज को थोड़ा और बड़ा करके यहाँ पे प्रोवाइड करके दिया, बना के दिया। दैट्स इट, सही है। तो चलो अब इसकी बात करते हैं। ये तो काफी सिमिलर होने वाला है जैसा हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था, बिकॉज दैट इज एसेंशियली द सेम थिंग। वहां पे बस ऑब्जेक्ट सीधा था, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इटसेल्फ उल्टा है, ठीक है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, सही। तो v अपॉन यू वैसा ही अब यहाँ पे देखेंगे इसके लिए इमेज जो बन रही है वो यहाँ पे बन रही है, दैट इज डी डिस्टेंट अवे फ्रॉम द लेंस या फिर आई, ठीक है। तो यहां मैं लिखूंगा माइनस का डी, बिकॉज दैट इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। एंड सिमिलरली डिवाइडेड बाई यू जो ऑब्जेक्ट है आई पीस के लिए, दैट इज दिस वन, इतना डिस्टेंस जिसको हम लिख रहे हैं यू ई। तो यहां लिखेंगे यू ई, और ये भी नेगेटिव है, ये भी लेफ्ट साइड की तरफ है, सही है ना। दोनों ही चीजें नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव ये कट जाने वाला है। तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, डी डिवाइडेड बाई यू ई। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये बन गया, डी डिवाइडेड बाई यू ई। एंड इसके बाद हम वही करने वाले हैं जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था, कि ये जो मैग्निफिकेशन आ रहा है ये तो ऑब्जेक्ट की टर्म्स में आ रहा है, और वहां तो फिर भी ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ समझ में आता था। ये जो यू ई है ये तो एक इंटरमीडिएट इमेज है ना, जिसको फर्दर हम मैग्नीफाई करके यहां पे इमेज बना रहे हैं, ठीक। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है दैट इज नॉट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर मैं उस टर्म्स में बात करूं तो हमें मैग्निफिकेशन को इस टर्म्स में लिखना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने भी नहीं वाला है। बेटर है कि इसको फोकल लेंथ की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लिया जाए, बिकॉज तब मैं ये भी जान पाऊंगा कि लेंस को किस तरह का रखूं, कम फोकल लेंथ वाला रखूं या ज़्यादा फोकल लेंथ वाला रखूं, सो दैट ज़्यादा मैग्निफिकेशन मेरे पास ऑब्टेन हो सके, है ना। तो वही बात है जैसा हमने सिंपल माइक्रोस्कोपी लिए गया था, यहाँ पे अब मैं यूज़ करने वाला हूँ लेंस इक्वेशन को, विच इज़ द 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला, ठीक। एंड ये हम यूज कर रहे हैं फॉर द आई लेंस ओनली। आई लेंस के लिए अब गौर करो, जो इमेज है दैट इज एट द डी डिस्टेंस, तो साइन कन्वेंशन जो अब यूज होंगे यहाँ पे उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। v जो है दैट विल बी कंसिडर्ड माइनस डी, जो u होगा ऑब्जेक्ट है ये वाला, है ना, तो ये होगा माइनस का यू ई, और जो फोकल लेंथ है वो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव कंसिडर होती है, बिकॉज ये कन्वर्जिंग लेंस है। इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो इधर वाली साइड वाला कंसिडर होता है ना। सो दैट इज पॉजिटिव फॉर श्योर। अब इन साइन कन्वेंशंस को अगर हम यूज करते हैं इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास देखो क्या ऑब्टेन होता है, 1 माइनस डी माइनस 1 माइनस यू ई इज इक्वल्स टू 1/f। ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस बन जाने वाले हैं, है ना। दैट मीन्स यहाँ से अगर हम चाहें तो 1/u की वैल्यू निकल सकती है कितनी, 1/f प्लस का 1/d। एंड इस वैल्यू को 1/u की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे देखो इंसर्ट कर दें, तो मेरे पास मैग्निफिकेशन आ जाएगी किसकी, आई पीस की, इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ, जो कि कितनी बन जाएगी देखो, d मल्टीप्लाइड बाई 1/u, तो वहां मैं लिख रहा हूं 1/f। और फोकल लेंथ भी बाय द वे किस चीज की है, दैट इज आई पीस की है, तो यहां एफ ई भी लगा देते हैं, ठीक है। 1/fe प्लस 1/d, ठीक है। या फिर अगर हम इसको चाहें तो मल्टीप्लाई करके इसको अंदर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा एम ई दैट इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई एफ ई एंड प्लस d डिवाइडेड बाई d, जो कि हो जाएगा 1।
तो ये वाला अब जो रिलेशन है ये हमारे लिए काम का एक्सप्रेशन डेफिनेटली है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या है, मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस भी आ चुका है, मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय द आई पीस भी आ चुका है। अब अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास ओवरऑल मैग्निफिकेशन कितनी है वो निकल के आ जाने वाली है, विच विल कम आउट टू बी m इज इक्वल्स टू, देखो m e मल्टीप्लाइड बाई mo। पहले ऐसे करते हैं, इस चीज़ को लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव है, इसकी मैग्निफिकेशन इतनी है माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, तो इसको लिखूंगा यहाँ माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई जो आई लेंस ने ऑब्टेन करी है मैग्निफिकेशन जो कि ये वाली है, सो डी बाई एफ ई प्लस 1, ठीक है। सो दिस इज द टोटल मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय अवर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसमें ये वाला जो ओरिजिनल पार्ट है स्टार्टिंग वाला, ये वो मैग्निफिकेशन है जो किसने ऑब्टेन करके दी है हमें, बाय द ऑब्जेक्टिव, तभी यहाँ पे ओ लिख रखा है ऑब्वियसली। एंड जो ये बाद वाला पार्ट है ये वो वाली मैग्निफिकेशन है जो हमें ऑब्टेन करके दी है किसने, आई पीस ने, सो दैट इज द एम ई। इसी के साथ यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक और टर्म को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। लेंथ ऑफ द ट्यूब का सिंपल सा मतलब है कि जो भी आपकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें जो दोनों लेंसेज हमने यूज करे हैं, है ना, ये वाला लेंस और ये वाला लेंस, दोनों के बीच की कितनी दूरी है, दोनों के जो ऑप्टिकल सेंटर्स रहेंगे उनके बीच की जो लेंथ है दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, बिकॉज दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहां पे ये उसकी ट्यूब है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है दोनों लेंसेज का दैट यू कैन नॉट चेंज। जब भी आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो आप चेंज क्या कर पाओगे, सिर्फ ये डिस्टेंस को वेरी कर पाओगे, ऑब्जेक्ट लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दैट यू कैन वेरी, उसी से बाकी चीज़ों में वेरिएशन दिखेगी, पर ये जो डिस्टेंस है दोनों लेंसेज के बीच का दैट यू कैन नॉट चेंज एट ऑल, ठीक है। सो दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, जनरली इसको एल सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इन दिस डायग्राम अगर हमें लेंथ ऑफ द ट्यूब को लिखना हो तो क्या लिख सकता हूं मैं, पहले ये देखो, दिस मच डिस्टेंस दैट इज द वी ओ प्लस, और इसमें हम क्या ऐड करें, ये वाला डिस्टेंस विच इज द यू ई, है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लेंथ ऑफ द ट्यूब को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मोरओवर अगर हम चाहें तो इस एक्सप्रेशन को लेंथ ऑफ द ट्यूब की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखो किस तरह से, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं, इसमें अब हम कुछ अप्रोक्सीमेशंस को लेके चलने वाले हैं। पहला तो ये कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से जस्ट थोड़ा सा पहले रखा गया है, आमतौर पे इस तरह से रखा जाता है, ठीक है। सो अगर मैं ऐसा कंसिडर करके चलूँ कि यस ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस से जस्ट पहले रखा है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्टिव लेंस से वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा इसकी फोकल लेंथ की। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज ये छोटा सा जो डिस्टेंस है इसे तो मैं इग्नोर कर दूंगा, राइट। तो पहली अप्रोक्सीमेशन तो हम ये लगाने वाले हैं दैट यू ओ को एफ ओ ही कहने वाले हैं, ठीक है। तो जो इसका डिनोमिनेटर है पहला तो वो चेंज हो जाएगा, यू ओ की जगह आ जाएगा एफ ओ। दूसरी चीज़ देखो, जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है वो है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, जो हमने देखा वी ओ प्लस यू ई। पर क्या इन दोनों में से किसी एक चीज़ को मैं इग्नोर करके चल सकता हूँ? द आंसर इज यस, अगर ऑब्जेक्ट इसके फोकस से जस्ट थोड़ा सा पहले रखा हुआ है, ठीक है, जस्ट बिफोर द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, उस केस में जो इमेज भी बन रही होगी वो इस आई लेंस के बहुत पास बन रही होगी। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को बहुत पास लेके आओगे ना इस फोकस के, जो इमेज है वो इसके क्लोज एंड क्लोज बनती जाएगी, बहुत क्लोज बनती जाएगी। दैट मीन्स कंसिडर कर सकते हो कि जो यू ई है ये भी क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो यू ई ऑटोमेटिकली नेग्लिजिबल हो जाता है। इसको एक सिमुलेशन की हेल्प से समझते हैं। सो इन दिस सिमुलेशन आप देख सकते हो हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज दिस ग्रीन वन। अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूँ, अब आप ध्यान से देखना, मैं इसको फोकस के पास लेके आऊँगा और जो इमेज है जो इस पर्पल कलर में शो कर रखी है वो भी इस लेंस के
पास आती जाएगी। जैसे जैसे देखो ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, जैसे जैसे ये ग्रीन एरो फोकस के पास आ रहा है, वैसे वैसे ही इमेज पर्पल वाली और पास आती जा रही है इस आई लेंस के। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी कि बहुत ही क्लोज है। ये डिस्टेंस भी मैंने बहुत कम कर दिया, और जो इमेज है ये इस लेंस के और क्लोज आ चुकी है। और कम करूँगा और कम करूँगा, एंड नाउ यू कैन सी कुछ इस तरह की सिचुएशन आ चुकी है कि जो इमेज बन रही है वो ऑलरेडी बहुत ही क्लोज बन रही है इस लेंस के। दैट मीन्स जो दूसरी सिंप्लीफिकेशन अब हम यहाँ पे करने वाले हैं, दैट इज कि पूरी लेंथ ऑफ द ट्यूब को हम वी ओ एंड यू ई का सम ना लिख के सीधा वी ओ भी लिखें तो भी चलेगा, बिकॉज जो यू ई है ये क्या है, निग्लिजिबल है। ठीक है, सो एल को मैं सीधा यहाँ पे वी ओ से, या उल्टा कहूँ वी ओ को मैं सीधा एल से रिप्लेस कर सकता हूँ, जैसा भी मैं चाहूँ, बोथ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज वी ओ लिखा हुआ है तो इसकी जगह मैंने कर दिया एल, एंड नेगेटिव साइन को वैसे ही रहने देते हैं। सो माइनस एल अपॉन एफ ओ, और ये वाला पार्ट बिल्कुल वैसे ही रहेगा। ठीक है, डी डिवाइडेड बाई एफ ई प्लस 1। सो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आता है। मैग्निफिकेशन obtained by the compound microscope in terms of the length of the tube, in terms of the focal length of both the lenses। ठीक है, एंड यहाँ पे हम कौन सा केस लेके चल रहे हैं, जब जो ऑब्जेक्ट है वो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से थोड़ा सा पहले रखा हुआ है, और जो अल्टीमेटली इमेज फॉर्म हो रही है वो फॉर्म हो रही है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, जिसे शॉर्ट में हम एल डी डी वी के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हो जो इमेज बन रही है वो आई के नियर पॉइंट के ऊपर बन रही है, विच इज द 25 सेंटीमीटर्स। देन वी हैव द सेकंड केस फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जब इमेज को हम ऑब्टेन कर रहे होंगे एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस, सो दैट हमको बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में जो इमेज ऑब्टेन हो रही है यहाँ पे वो दिख सके। राइट, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ सॉरी, जो इमेज बन रही है वो आई लेंस के थोड़ा सा पास रहती है। इन जनरल भी अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे आइज़ के थोड़ा सा पास रहता है, जब हम प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक उसको देखते हैं तो हमें आइज़ के ऊपर स्ट्रेन फील होता है। राइट, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप कंप्यूटर चलाते हो बहुत टाइम तक, देन आपके आइज़ के ऊपर एक स्ट्रेन फील होगा, बिकॉज जो इमेजेस फॉर्म हो रही हैं, जो डेस्कटॉप है या वो स्क्रीन है वो आपके आइज़ के बहुत पास है। ठीक है, तो यहाँ हम इसीलिए इन्फिनिटी के ऊपर इमेज को ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, सो दैट आइज़ के ऊपर स्ट्रेन ना पड़े। इसीलिए इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोला जाता है। दो तरह की एडजस्टमेंट्स होती हैं, दो ही केसेस हैं इसके। जो पहला था दैट वाज एलईडीवी केस, जब इमेज को हम ऑब्टेन कर रहे हैं एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन या फिर एट द नियर पॉइंट ऑफ द आई। एंड सेकंड वन इज व्हेन इमेज इज ऑब्टेन्ड एट द इन्फिनिटी, या फिर इसको कह सकते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये दोनों वर्ड्स आपके माइंड में होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में कई बार डायरेक्टली इस वर्ड से ही पूछा जाता है कि इस तरह का डायग्राम बनाओ जब हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को नॉर्मल एडजस्टमेंट में रखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिक फंडा तो वही रहेगा कि इन दोनों लेंसेज का डिस्टेंस हम चेंज कर नहीं सकते हैं। जस्ट ऑब्जेक्ट को हमने इस हिसाब से आगे पीछे करके देखना है, बेसिकली थोड़ा सा और पीछे की तरफ इसको शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अभी भी वो फोकस से पहले ही रहेगा, बट कुछ इस हिसाब से हमने इसको एडजस्ट किया कि जो इमेज बन रही है यहाँ पे दैट इज बीइंग फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ द आई लेंस। ठीक है, यहां बन रही है विच इज द एफ ई पॉइंट। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑब्वियसली अगर एक लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, हालांकि अगेन ऑब्जेक्ट नहीं है बट इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट की तरह रेफर करूंगा। ठीक है, अगर किसी लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के ऊपर रखा हो, देन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड रे डायग्राम्स में कि जो इमेज बनती है वो इन्फिनिटी के ऊपर बनती है। ठीक है, तो वैसे ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो फाइनली इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे बनने वाली है। नाउ हमें देखना है कि इस बार मैग्निफिकेशन किस तरह की ऑब्टेन होती है। उसके लिए क्या करेंगे, जो पहले हमने फॉर्मूला ड्राइव किया इन द प्रीवियस केस एलईडीवी वाले में, मैंने उसको यहाँ पे लिखा, रफ में आप लिख सकते हो एक बार के लिए। अब जैसा हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था, उसमें भी हमने दोनों इसी तरह से केसेस लिए थे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन वाला भी और नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला भी, विच मीन्स इमेज एट द इन्फिनिटी वाला भी। तो उसमें भी हमने एक चीज़ देखी थी कि इमेज जो बनती है वो नो डाउट बिना किसी स्ट्रेस के हमें देखने को मिलती है इसमें, बट इसका एक नुकसान भी है कि जो मैग्निफिकेशन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है इस पर्टिकुलर केस में। राइट, इफ़ यू रिमेंबर सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में जो मैग्निफिकेशन थी हमें पहले केस के कंपैरिजन में 1 यूनिट कम मिली थी इन दिस केस नॉर्मल एडजस्टमेंट में, और वैसे ही यहाँ पर भी होता है। ये जो मैग्निफिकेशन हमें मिली है ये कब है, दिस इज इन द केस ऑफ
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, LDDV वाला केस जो है। बट अगर मैं बात करूँगा नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट इसमें भी वही चीज़ है, हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है वो 1 यूनिट कम मिलने वाली है। इसको आप डायरेक्टली एग्जाम में लिख सकते हो इस तरह से, बिकॉज पहले पार्ट को आप पूरा डिटेल में इस तरह से ड्राइव करने वाले हो, एंड फॉर द सेकंड केस यू कैन से कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो हमें मैग्निफिकेशन मिलने वाला है दैट विल बी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई यू नॉट, या वी ओ बाई यू ओ कह लो, मल्टीप्लाइड बाई सीधा डी डिवाइडेड बाई एफ ई। दैट इज द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर भी फायदा भी हो रहा है कि हमें स्ट्रेस नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। नुकसान भी हो रहा है कि मैग्निफिकेशन 1 यूनिट से यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जा रही है।